तो अब आपका 6.5 टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो पहले एक्सक्रीशन इन जनरल बात कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है और एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, एक्सक्रीशन क्या है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर, जो भी आपकी बॉडी, आपकी या प्लांट की बॉडी के अंदर जो भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट आपके बन रहे हैं, ठीक है, इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही हमारा क्या है, एक्सक्रीशन। ठीक है, आउट करना ही हमारा क्या है, एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। फॉर एग्जांपल हम CO2 को क्या कर रहे थे, लंग्स से बाहर निकाल रहे थे, ठीक है, एक्सहेल कर रहे थे। ऐसे ही हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर हमारे डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे होते हैं, जिन्हें हमें क्या करना होता है, एक्सक्रीट आउट करना होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब। अब ये जो एक्सक्रीशन होता है ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भाई कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं, तो उसके अंदर क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से ही हमारा जो हमारा एक्सक्रीशन है वो हमारा हो जाता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, बट ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में नहीं हो सकता। ठीक है, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। सोचिए अगर आपकी हर बॉडी से आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलने लगे तो वो मतलब सिनेरियो ही पता नहीं कैसा होगा। ठीक है, इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई। तो ऐसा फॉर्चुनेटली मल्टी सेलुलर के केसेस में नहीं होता। मल्टी सेलुलर लाइक ह्यूमंस, ठीक है, या बाकी अदर एनिमल्स जो हैं, इन केसेस में अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। और अगर मैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं हर एनिमल की बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, देखिए बहुत कम ही जो हमारी डिफरेंस होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, नहीं तो ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है, जो फिजियोलॉजी है वो सिमिलर होती है, चाहे आप ह्यूमंस की बात करें चाहे आप एनिमल्स की बात करें। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बस। अब देखिए बात आती है कि एक्सक्रीशन होना तो है, बट किसके थ्रू होगा, उसके लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारा क्या क्या आता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो मेन चीज़ है वो हमारी आती है किडनीज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट किडनीज। किडनी हमारी कितनी होती है, अ पेयर होता है, अ पेयर। ठीक है, अ पेयर, अपेयर मतलब कि दो किडनी। ठीक है, अगर मैं नंबर की बात करूं तो दो, और पेयर की बात करूं तो एक। ठीक है, तो अपेयर ऑफ किडनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अपेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, और उसके अलावा एक यूरेथ्रा होता है। तो क्या क्या है, किडनी हमारी दो, यूरेटर हमारे दो, यूरिनरी ब्लैडर एक, यूरेथ्रा एक। ठीक है, तो ये हमारी मिल करके एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बन गया, सब कुछ काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो एक्सक्रीटरी वेट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है हमारा, उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखिए कैसे होता है। पहले मैं आपको जो डायग्राम है वो भी आपकी बुक के अंदर शो कर देता हूँ। देखिए ऐसा हमारा कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस ओनली। बाकी एनिमल्स में भी सेम ही आपको दिखेगा। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, देखिए अ पेयर ऑफ किडनी है जो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा ये जो पाउच, ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके आगे हमारा क्या है, यूरेथ्रा। तो क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है ये वो हमारा किसकी वजह से बनता है, वो हमारा ब्लड से ही, हमारा जो वेस्ट है उसी से बनता है। तो अब देखिए होता क्या है, जब आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली आप ये चीज़ देखेंगे कि हमने जब रेस्पिरेशन में हम देख रहे थे कि ये वहाँ पे एक यूनिट थी जिसे हमने बोला था, एक बलून लाइक यूनिट थी ना, जिसे हमने बोला था एल्वियोलाई। ठीक है, लंग्स के अंदर अगर आपको याद हो। ठीक है, वहाँ पर भी हमारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हमारी आ रही थी और वहाँ पर हमारा गैसियस एक्सचेंज चल रहा था। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी हमारी जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज आपको याद होगा मैंने बताई थी ना, मतलब आर्टरीज हमारी कैपिलरीज में है, फिर वेन्स में। ठीक है, तो वो कैपिलरीज हमारा एक गुच्छा बना लेती हैं। उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, ग्रुप एक टाइप में, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो एक कैपिलरीज का हमारा क्या है, गुच्छा है एक तरह से आप मान लीजिए। ठीक है, अब इस गुच्छे को कौन पकड़ के रखता है, ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, कैप्सूल पकड़ के रखता है। ठीक है, उसके अंदर ही हमारा गुच्छा होता है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर तेजी से ब्लड जो है वो हमारा मूव करता है, और जब ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारा इसमें ब्लड मूव करता है तो उससे हमारा जितना भी एक्सक्रीशन होना है, जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो हमारा छन करके किसके अंदर आ जाता है, इस बाउल के अंदर आ जाता है, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर आ जाता है।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा वेस्ट हमारा इन ट्यूब्स के अंदर हमारा मूव करता है, ठीक है। डिफरेंट, जब आप आगे पढ़ेंगे तो इनके डिफरेंट नाम होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इन ट्यूब्यूल के अंदर मूव करता है। जब इस ट्यूब्यूल के अंदर मूव करता है तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमने लंग्स में भी देखा था ना, कि जब आप मान लीजिए एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सहेल कर रहे हैं मतलब कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो आप कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ, जैसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, वो एयर आपके लंग्स में रह ही जाती है। अगर मान लीजिए बिल्कुल आप कंप्लीटली एयर बाहर निकाल देना अपने लंग्स से, तो आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें अपनी जगह पर मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एयर उसके अंदर रहनी ज़रूरी है। सिमिलर टाइप से आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, वो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो सोल्ट कंसंट्रेशन है ब्लड की और यूरिन की, ठीक है, वो मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ यूरिया जो है वो आपके ब्लड के अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्लीट यूरिया आपका बाहर निकाल लें, कंप्लीट वेस्ट बाहर निकाल लें। अगर ऐसा करा गया तो जो आपकी ऑस्मोलैरिटी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फिर बाकी जो आपके बाकी चेंजेस हैं वो वहाँ पर दिखने लगेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी आपका पहले ये ऑस्मोलैरिटी के लिए ही हमारे यहाँ पे डिफरेंट आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस के साथ साथ हमारा यहाँ पर जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, और फिर हमारे यहाँ पर वाटर का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये जो जितने भी वेसल्स आप देख रहे हैं, इनमें और इन ट्यूब्यूल्स में एक्सचेंज चलता रहता है। और फिर फाइनली ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, ठीक है। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद हमारा यहाँ पर तो ये हमारा फिल्ट्रेट बनता है, यहाँ पर यूरिन नहीं बनता, यहाँ पर हमारा फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। और फिर वो आगे जाकर हमारा यूरिन होता है। तो फिर वो हमारा किसके अंदर आता है, फिर वो हमारा किडनी से निकल के यूरेटर्स के अंदर आता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे मिल करके किसके अंदर निकल जाते हैं, यूरेटर के अंदर। और यूरेटर हमारा फिर कहाँ पर ले आता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आने के बाद क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आप बोल सकते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर किस टाइप के, कि जब भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा जो यूरिन है वो फिलअप होता जाएगा, उसके बाद ये स्ट्रेच करने लगेगा यूरिनरी ब्लैडर। और जब ये स्ट्रेच करेगा ना, तो सिग्नल यहाँ से जाएगा नर्वस सिस्टम में, ठीक है। नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाएगा और ब्रेन से सिग्नल आएगा कि भाई हाँ, अब आपको यूरिनेट करना है, ठीक है, अब आपको यूरिन करना है। तभी आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे यूरिन करना है, ठीक है। बट ये जो अर्ज है, इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होगा थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसके बाद वो यूरेथ्रा से रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो एक्सक्रीशन था ह्यूमन बीइंग्स के केस में, ये ऐसे कुछ हमारा होता है। तो अब देखिए कई बार क्या होता है कि डिसीज़ कंडीशन के अंदर, डिफरेंट इन्फेक्शन के अंदर हमारा क्या होता है कि जो किडनी है वो हमारी डैमेज हो जाती है। और किडनी डैमेज होने की वजह से जो आप सोच सकते हैं, जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। और उसका फंक्शन क्या था, एक्सक्रीशन करना, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करना फ्रॉम द बॉडी। अब वो सारा जो हमारा फंक्शन है वो हमारा हिंडर होगा। और हिंडर होने की वजह से हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा वेस्ट है वो हमारा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा, ऑब्वियसली यूरिया और यूरिक एसिड। अब जब वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि पॉइजन की तरह क्रिएट करने लगेगा, मतलब बिहेव करने लगेगा, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या होता है, हीमोडायलिसिस का मतलब ही है आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी हम लगाते हैं, और ताकि जो हमारा काम है किडनी का वो हमारा इसके थ्रू होता रहे। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, सिंपली मैं आपको डायग्राम से शो करूँगा जो कि आपकी बुक के अंदर है। आप भी अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा डायग्राम है। देखिए ये एक पर्सन है जिसकी किडनी हमारी बेकार हो चुकी है, ठीक है। नेफ्राइटिस या किसी भी चीज़ की कोई भी इन्फेक्शस डिसीज़ हो गई है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से किडनी हमारी यहाँ पर बेकार हो गई है। अब किडनी बेकार होने की वजह से अब क्या होता है कि इन्होंने क्या करा कि ब्लड हमारा यहाँ से आर्टरी से लिया, आर्टरी से ब्लड लेकर के इन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक चैम्बर बना रखा है, जिसके अंदर इन्होंने फ्लूइड ले रखा है। और उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। और इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारा सिमिलर होता है ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है। बट जो डिफरेंस है वो ये आता है कि इसके अंदर हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, क्योंकि भी देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट तो ब्लड के अंदर ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसकी किडनी तो वर्क कर नहीं रही, तो ब्लड जो हमारा वो कैसा होगा, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इसी के अंदर होंगे। तो इसके अंदर जब वो आएगा तो इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन है, और डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर कम कंसनट्रेशन है, तो वो इसमें से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट किसके अंदर चला जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और फिर ये हमारा जो ब्लड है वो
वापस पंप कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि इस डायलाइजिंग फ्लूइड का क्या होगा। डायलाइजिंग फ्लूइड को भी कॉन्टीन्यूसली आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया, और तो फिर आपको पुराना हटाना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो डायलिसिस होता है वो काफ़ी महंगा, आप देख सकते हैं कि काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूस चेंज हो रहा होता है आपका जो डायलाइजिंग फ्लूइड है। ठीक है, तो कई बार ये हमें एनिमल्स में भी देखने के लिए मिलती है किडनी फेलियर। ठीक है, और ह्यूमंस में भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी और जो हमारी नेचुरल जो किडनी है उनमें क्या डिफरेंस आता है? तो देखिए डिफरेंस यही आता है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि जो जब मैंने आपको ट्यूब्यूल्स बताए थे ना, देखिए यहाँ पर ये जो ट्यूब्यूल्स हैं और ये ब्लड वेसल्स हैं, तो इनसे क्या होता है, हमारा कुछ ना कुछ रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि जो हमारा फिल्ट्रेट निकला उससे हमारा कुछ ना कुछ चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट उसमें जाते हैं आते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारा, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बैलेंस करनी होती है। बट यहाँ पर हमारा उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती और वो चीज़ होती भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें आर्टिफिशियली चल रही हैं, आर्टिफिशियली उसमें से निकाला, डायरेक्ट क्लीन ब्लड लिया और फिर ऑस्मोलैरिटी सेम करी, पंप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर होती है। अब आपको जानकर बहुत आपको हैरानी होगी कि जो एक नॉर्मल पर्सन है, एक अडल्ट पर्सन है, वो एक दिन के अंदर 180 लीटर, सही सुना आपने, 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है। ठीक है, फिल्ट्रेट मतलब कि जो वहाँ पर वो फिल्टर हो रहा था। ठीक है, मैंने बताया था ग्लोमेरुलस, ये बॉमन्स कैप्सूल, तो यहाँ पर जो फिल्टर हो रहा है ना वो 180 लीटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट क्या इतने फिल्ट्रेट का यूरिन बनता है? तो आंसर है नो। ठीक है, इतना यूरिन कभी किसी को करते हुए देखा है? 180 लीटर्स किसी इंसान को देखा है कभी यूरिन करते हुए? नहीं। ठीक है, तो वो यूरिन इस 180 लीटर का सिर्फ 1 से 2 लीटर ही आपका क्या बनता है, यूरिन बनता है पर डे। ठीक है, बाकी जितना भी आपका बचा वो आपका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, और 1 to 2 लीटर जो आपका बना ये आपका क्या होता है, यूरिन होता है, जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है एक्सक्रीशन किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। अब लास्ट आता है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर, अभी प्लांट्स का तो क्या है, प्लांट्स तो ऑक्सीजन को भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझते हैं, बट वो सारी चीज़ें हमने देख ली कि CO2 का वो क्या करते हैं और ऑक्सीजन का वो क्या करते हैं। मैंने बता दिया था आपको कि ऑक्सीजन जो है हमारी यूज़ कर ली जाती है। ठीक है, CO2 भी हमारी वहाँ पर यूज़ हो जाती है। CO2 हमारी फोटोसिंथेसिस में हमारा यूज़ हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। तो दोनों चीज़ें वो आपस में एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देती हैं। जो हमारा वाटर है, अगर वाटर एक्सेस में है, ठीक है, अगर वाटर एक्सेस में है तो उसका क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो जाता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो वाटर की भी इतनी बड़ी सिरदर्दी कुछ है नहीं। और बाकी जो हमारा अगर कोई वेस्ट तब भी बचता है, ठीक है, अगर तब भी कोई ना कोई वेस्ट हमारा बचता है, तो जो रेजिन्स और गम्स होते हैं ना, अगर आप कभी अपने प्लांट को, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें से वाइट कलर का सैप फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो उनकी फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक जगह जमा कर देते हैं। जो उनके डेड टिश्यू होते हैं उनके अंदर वो उसे एक्यूमुलेट कर देते हैं। तो ये इस टाइप का हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स के अंदर। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ये आपका एंड होता है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, और इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ उस डाउट को इंटैक्ट मत छोड़िएगा। ठीक है, उस डाउट को आपको क्लियर कर लेना है, चाहे कहीं से भी आप करें उस डाउट को क्लियर, बट वो डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का अगर आपको, क्योंकि कोई भी डाउट जो है वो स्टूपिड नहीं होता। ठीक है, मैं भी बचपन में बहुत डाउट पूछता था, स्पेशली बायोलॉजी की क्लास में। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि कोई भी डाउट स्टूपिड होता है या मैं ये पूछूंगा ये गलत डाउट है। आप किसी से भी पूछें, अपनी क्लास टीचर से पूछें, जो भी आपकी टीचर हैं उनसे पूछें, बट कोई भी डाउट इस चैप्टर से मत रखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिए बेसिक है ये चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और NCERT के क्वेश्चन आपको इसके करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।